अरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक रक्षा या सुरक्षा। हालांकि नागरिक रक्षा के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, एक बार फिर से आपसे कहेंगे, पार्ट में छोटे वर्डों में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए इसका पहले परिचय हम देख लेते हैं। आधुनिक युद्ध वास्तव में राष्ट्र के समस्त शक्ति का परीक्षण कराता है। बात सही है मित्रों। लड़ाई अगर शुरू हो जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि हमारे पास किस प्रकार हमारे शत्रु के पास हथियार हैं, क्यों हमारे हैं। बस यही होता है कि जैसे भी हो युद्ध को जीतना है, और युद्ध में हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग जायज है। ठीक है, यानी समस्त शक्ति का परीक्षण, समस्त शक्ति का युद्ध में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ साथ राष्ट्र के नागरिक भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और वर्तमान युद्धों में राष्ट्र की प्रत्येक प्रकार की शक्ति, जैसे भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, सैनिक, तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक आदि शक्तियों का प्रयोग होता है। इसी कारण आधुनिक युद्ध को पूर्ण युद्ध की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक युद्धों में राष्ट्र के नागरिकों की भूमिका किसी भी प्रकार कम नहीं होती। यदि यह कहा जाए कि वर्तमान युद्धों में राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों के अधिक नागरिकों या सैनिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी मित्रों, क्योंकि वर्तमान तकनीकी युग में यही सत्य है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सैनिकों युद्ध में जो है सैनिकों के महत्व से अधिक असैनिकों का महत्व है या नागरिकों का महत्व है। मित्रों, आपको हम एक बार फिर से बता देंगे, या एक बार आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई में जो भी होता है, सैनिक उन्हीं हथियारों का मात्र प्रयोग करते हैं जिन हथियारों को हमारे नागरिक बना देते हैं। अब उन नागरिकों में मजदूर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, मिस्त्री भी हैं, सब उसी में से हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एक एक बंदूकों का ले लीजिए, युद्ध यंत्रों का ले लीजिए, चाहे युद्ध के जो भी यंत्र हों, जो भी हथियार हों, एक एक अंग को अलग अलग जो है कर्मचारियों द्वारा बना बना के अलग अलग असेंबल करके जोड़ के बनाया जाता है। उसके बाद एक एक कारतूसों को जो है बनाया जाता है। ठीक है, एक एक युद्ध यंत्रों को बनाया जाता है, तब जाकर उनका एक सैनिक मात्र उसका प्रयोग करता है और लड़ाई में बिगाड़ उगाड़ के लाके फिर उन्हीं नागरिकों को दे देता है। वो फिर से उसका जो है रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है भाई, युद्ध के मैदान में क्या होगा? टैंक लड़ रहे हैं, टैंक टूट गए, नष्ट हो गए, बंदूकें टूट गई, नष्ट हो गई, गोलियां खत्म हो गई, क्या हो गई, कैसे हो गई, यानी बाद में फिर जो लगातार जो कार्य करेंगे वो हमारे नागरिक ही युद्ध की तैयारी करेंगे। युद्ध नागरिक ही जो है राष्ट्र को हथियारों की दृष्टि से मजबूत रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में, आज के युद्धों में असैनिक कर्मचारियों का महत्व सैनिकों से किसी भी प्रकार कम नहीं होता। यदि कहा जाए कि इनका महत्व ज्यादा होता है तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मित्रों चाहे जो भी हो, आप देख सकते हैं सैनिकों के लेके जूता, वर्दी, जो भी सैनिक यूज करते हैं सब असैनिक ही बनाते हैं। वो मारने के लिए केवल बेचारे जान हथेली पे लेके लड़ाई के मैदान में जाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को लेके जाते हैं उन सारी चीज़ों का, सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का, सुरक्षात्मक हथियारों का, लड़ाई के हथियारों का, कपड़े हो गए, जीन्स हो गए, तो जूते हो गए, ठीक है, कवच हो गए, जो भी पहन के जाते हैं, सब चीज़ों का निर्माण, सब चीज़ों को बनाने की जिम्मेदारी, वाहन, जिस वाहन पर चढ़कर जाते हैं, सब चीज़ों को बनाने की जिम्मेदारी हमारे नागरिकों पर होती है या असैनिक कर्मचारियों पर होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नागरिक सुरक्षा, इसका जो सामान्य अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नागरिक सुरक्षा वह सुरक्षा होती है जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का मनोबल बनाए रखते हुए तथा अपनी उत्पादन क्षमता को निरंतर जारी रखते हुए दुश्मन के किसी भी प्रकार के आक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं को नागरिक प्रशासन की सहायता से प्रभावहीन करने का जो प्रयास किया जाता है वही नागरिक सुरक्षा कहलाती है। भारत में नागरिक सुरक्षा का गठन सिविल डिफेंस एक्ट 1968 जो कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत किया गया है। 30 सितंबर 2009 को नागरिक सुरक्षा एक्ट में कुछ परिवर्तन करते हुए शत्रु आक्रमण शब्द के स्थान पर आपदा का प्रयोग किया गया। इसकी सामान्य परिभाषा यह है कि शत्रु के किसी भी आक्रमण के दौरान नागरिकों की
नागरिकों के द्वारा बचाव करना ही नागरिक रक्षा है। यहाँ पर हम बार बार रक्षा और सुरक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सीमित अर्थों में रक्षा सुरक्षा का ही एक अंग होता है। विभिन्न विद्वानों ने नागरिक सुरक्षा को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। कैप्टन के एन श्रीवास्तव ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि नागरिक प्रशासन एवं नागरिकों द्वारा प्रयोग किए गए उन सभी उपायों एवं साधनों के प्रयोग को जिसके द्वारा शत्रु जनित युद्धकालीन मानवीय जीवन एवं संपत्ति पर पड़ने वाले कुप्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और सशस्त्र सेनाओं को युद्ध में विजयी होने के लिए सहयोग दिया जा सके, नागरिक सुरक्षा कहलाती है। वाई.एन. राज ने अपनी पुस्तक सिविल डिफेंस में जो लिखा है, उन्होंने क्या कहा है? नागरिक सुरक्षा का अभिप्राय वायुसेना तथा नौसेना की गोलीबारी से होने वाली आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक नुकसान को कम करने के लिए उपलब्ध साधनों के समन्वय, अधिक से अधिक साधनों को एकत्र करने, जनता को प्रशिक्षित करने तथा विशेषज्ञों के प्रयोग करने से है। सेठ ड्रकर ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि नागरिक सुरक्षा का अर्थ नागरिकों के द्वारा की गई रक्षा व्यवस्था है। ठीक है, ये हो गए मित्रों परिभाषाएं। आगे हम लोग देखते हैं नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता। नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता हमें कुछ प्रमुख कार्यों हेतु पड़ती है, जो कि आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, शत्रु के मनोवैज्ञानिक दबाव को रोकने एवं सशस्त्र सेनाओं के सहयोग के लिए, राष्ट्र के विकास, स्वयं समूह एवं समाज की रक्षा के लिए, विनाश को रोकने तथा भौतिक साधनों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए, युद्ध हेतु आर्थिक, सैनिक एवं अन्य प्रकार की तैयारी करने के लिए, स्वयं की तैयारी करना तथा प्रशासन को सक्रिय सहयोग देना, युद्ध के आतंक को नियंत्रित करने तथा तकनीकी युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए, आपूर्ति व्यवस्था, संचार व्यवस्था एवं राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, युद्ध की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्या होती है मित्रों? आगे हम देख सकते हैं। लड़ाई की स्थिति अगर हो गई तब नागरिक सुरक्षा की क्या जरूरत है? इसके अंतर्गत 3 रूपों में हम नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, जो इस प्रकार है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व आवश्यकता। भाई अगर लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, उसके पहले क्या जरूरत पड़ती है? युद्ध आरंभ होने से पूर्व नागरिकों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस बीच विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिकों को सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं। इसके अंतर्गत चेतावनी, सुरक्षा एवं नागरिकों को प्रशिक्षण देना, संकटकालीन शरण स्थलों का निर्माण करना, सुरक्षा एवं युद्ध के साधनों को जुटाना, महत्वपूर्ण स्थानों, संचार साधनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छिपा कर रखना तथा परमाणु हमले जैसे भयंकर विनाश से सुरक्षा हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को ये उपाय बताए जाएंगे युद्ध आरंभ होने के पहले, यानी आने वाले युद्ध के समय हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने के लिए, परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमारे नागरिक सक्षम बन जाएं या पूर्व से ही तैयार हो जाएं। ठीक है, और युद्ध के समय आवश्यकता क्या होती है? युद्ध के समय जनता भयभीत एवं आतंकित रहती है, क्योंकि वर्तमान विश्वव्यापी एवं पूर्ण युद्ध में आक्रमण की कोई सीमा नहीं होती, आक्रमण कहीं भी हो सकता है। इस समय नागरिक प्रशासन द्वारा जनता को निम्न जानकारियां दी जाती हैं, जैसे बमों को निष्क्रिय करना, विनाश लीला को रोकने के साधन जुटाना, आपूर्ति व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था को संचालित बनाए रखना, प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा उपायों एवं विरोधी प्रक्षेपास्त्रों को जुटाने में सहयोग प्रदान करना आदि। मित्रों, ये सत्य है कि आज के युद्ध जो पूर्ण युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सैनिकों के साथ हों, क्योंकि प्रक्षेपास्त्र और मिसाइलें और परमाणु बम चलेंगे तो सैनिकों के ऊपर नहीं मित्रों, वो सिर्फ शहरों पे चलेंगे, बड़े बड़े महानगरों पे चलेंगे। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्रों पे चलेंगे, औद्योगिक केंद्रों पे चलेंगे, सैनिक औद्योगिक संस्थानों पर चलेंगे, सैनिक रिसर्च संस्थानों पर चलेंगे। तो ये मान के चलिए कि ज़्यादातर आक्रमण अगर ये परमाणु बम वाले हुए, प्रक्षेपास्त्रों वाले हुए, तो ये सैनिक क्षेत्रों पे सैनिकों के साथ ये लड़ाई नहीं बल्कि विभिन्न संस्थानों पर होंगी। जहाँ पर जो है, चाहे जो भी संस्थान हो, वहाँ पर सैनिक नहीं होंगे, वहाँ पर केवल मरेंगे तो नागरिक मरेंगे जो सेना की तैयारी में के कार्य में जुटे होंगे। ठीक है,
चलिए, युद्ध के बाद की आवश्यकता क्या होती है मित्रों? युद्ध के बाद अस्त व्यस्त एवं छिन्न भिन्न व्यवस्था संस्थानों औद्योगिक प्रतिष्ठानों का पुनर्निर्माण करने के लिए नागरिक सहयोग के बिना संभव नहीं है ये कार्य करना। नागरिकों के द्वारा कम से कम समय में और अधिक आर्थिक साधनों से अधिक साधन जुटाने में मदद मिलती है। यानी युद्ध के बाद जो टूट फूट जाए, जो ध्वस्त हो जाए, उन सब चीज़ों का पुनर्निर्माण करने के लिए भी नागरिकों की ज़रूरत पड़ेगी और नागरिक सहयोग से वो शीघ्र से शीघ्र वो बनाया जा सकता है। तो यानी जो है बनाया जा सकता है, पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ठीक। नागरिक सुरक्षा संगठन। नागरिक सुरक्षा की सफलता हेतु राष्ट्र के नागरिकों में देशभक्ति, सहयोग, त्याग व बलिदान की भावना का होना आवश्यक है। प्रत्येक स्तर पर नागरिक सुरक्षा हेतु नागरिक सुरक्षा संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामूहिक प्रयास की सफलता में सफलता में अपना एक अलग महत्व होता है। सामूहिक प्रयास से किसी भी कार्यवाही को शीघ्रता से सफल बनाया जा सकता है। राष्ट्रों के सुरक्षा दायित्वों के आधार पर नागरिक सुरक्षा संगठनों को निम्न प्रकार से गठित किया गया है। देखिए इनका कार्य क्या होता है। कार्य में स्वयंसेवी दल, जो नागरिक सुरक्षा संगठन है वो कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या होता है। ठीक है। स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं, एक प्रकार से ये स्वेच्छा से सेवा भावना युक्त एक परोपकारी नागरिकों का संगठन होता है जिसके अंतर्गत निम्न संस्थाएं कार्य करती हैं। तो स्वयंसेवी संगठनों में पहला नंबर है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1963 में जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह युद्ध और शांति के समय नागरिकों की देखभाल करने वाला विश्वव्यापी संगठन है। यह बचाव कार्य के अतिरिक्त युद्ध बंदियों के आदान प्रदान तथा युद्ध में घायलों की सेवा भी करता है। इसके वाहन पर लाल क्रॉस का चिन्ह बना होता है, खास करके डॉक्टरों का चिन्ह जो होता है वही इस पे बना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस वाहन पर कोई भी आक्रमण नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार यह अन्य देशों की भी सहायता करता है। दूसरा नंबर है सेंट जॉन एम्बुलेंस। मानव सेवा के उद्देश्य से 1877 में इंग्लैंड में इस संस्था की स्थापना हुई थी। भारत ने 1905 में बम्बई में पारसी एम्बुलेंस और नर्सिंग डिवीजन की यूनिटों की स्थापना की। यह घायलों एवं बीमारों की बिना किसी भेदभाव की सेवा करता है। यह नागरिकों को हवाई हमलों से बचाव का भी प्रशिक्षण देता है। तीसरा नंबर है स्काउट्स। यह संस्था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है। इसकी स्थापना 1960 में बॉयज स्काउट्स के नाम से इंग्लैंड में हुई थी। हमारे देश में स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी इसका गठन किया गया है। इसका प्रमुख कार्य हवाई हमलों, आग में फंसे लोगों को बचाना तथा उपचार करना है। यह तोड़ फोड़ करने वाले आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखता है। अब दूसरा नंबर आ गया है अर्धशासकीय संगठन। पहले तो नंबर पे हम लोग पढ़ चुके स्वयंसेवी संगठन, दूसरा नंबर है अर्धशासकीय संगठन। इस संगठन के सदस्य वैतनिक राज्य कर्मचारी नहीं होते। भारत में इस प्रकार की दो संस्थाएं हैं, एक नंबर है एनसीसी और दूसरा नंबर है होमगार्ड्स। एनसीसी क्या है, इस संगठन के बारे में हम अध्याय 2 में अभी इसके अध्याय 2 यानी इसके पहले अर्धसैनिक बल वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने में इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, उसको आप वहीं पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीसी क्या है, होमगार्ड क्या है। भारत में इसका गठन 1946 में किया गया। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगों को दबाना, शांति की स्थापना, पुलिस की सहायता करना तथा नागरिकों को सुरक्षा सेवा देना है। इसका राज्य का कमांडेंट रैंक का अधिकारी होता है। इसकी एक कंपनी में 3 प्लाटून होती है। तीसरा नंबर है शासकीय संगठन। इसका गठन भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के अधीन किया गया है। इसके अंतर्गत संगठन को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। केंद्रीय संगठन, इसके अंतर्गत नागरिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्धारण, उनके कार्यों का निरीक्षण, अर्ध सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग, केंद्रीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा नीतियों का निर्धारण तथा सहायता आदि की व्यवस्था की जाती है। दूसरा नंबर है राज्य संगठन। नागरिक सुरक्षा संगठन को युद्ध स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य गृह मंत्री के अधीन यह संगठन होता है।
इनका कार्य आवश्यकता को देखते हुए आपातकाल में कुशल कार्यवाही करना, जनता को जागरूक करना, उनको प्रशिक्षित करना तथा उनकी भर्ती करना होता है। तीसरा नंबर है स्थानीय संगठन। जिला स्तर पर तैयार इस संगठन का नियंत्रण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। यह संगठन राज्य की नागरिक सुरक्षा नीतियों की जानकारी के लिए आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। स्थानीय स्तर पर नागरिक सेवा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं: रक्षक सेवा, आकस्मिक सेवा, कल्याण सेवा, सुरक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, बचाव सेवा, आपूर्ति सेवा, संचार सेवा, यातायात सेवा, प्रशिक्षण सेवा, अग्नि सेवा, तकनीकी सेवा आदि। तो मित्रों, ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको ज़रूर आया होगा। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिएगा, फिर हम प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए मित्रों। ठीक है, चलिए।